मेरे नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने 14.5 मिनट में हिप बॉल रिप्लेसमेंट किया। 107 साल की उम्र के सरदार जी का हिप रिप्लेसमेंट किया था, जिसके लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया गया था। वर्ल्ड के हाईएस्ट पेशेंट पे हिप रिप्लेसमेंट 125 ईयर पे अभी 4 महीने पहले हमने किया है, फोर्टिस एस्कॉट। जो आप हिप रिप्लेसमेंट अभी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा कॉमन कारण जो है वो एज रिलेटेड आते हैं या एक्सीडेंट रिलेटेड आते हैं? मोस्ट ऑफ द हिप रिप्लेसमेंट एज रिलेटेड फ्रैक्चर है। किसी भी महिला को या पुरुष को ये कैसे पता चलेगा कि अब मेरे ये कूल्हे खराब हो रहे हैं? हाँ, आप नॉर्मली अपने सोफे पे चेयर पे बैठ करके जूता पहनते हैं और जूता पहनने के लिए आप अपने पैर को ऐसे उठाते हैं और फीता बांधते हैं। अगर आपको इसमें डिस्कम्फर्ट आने लगा तो मुझे पता चल जाता है। अगर कोई भी हिप का पेन है, अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा का है, गो फॉर MRI हिप जॉइंट। क्या उम्र भी कोई एक लिमिटेशन है कि इस उम्र के बाद हिप रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता? आपने वो गाना सुना है ना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो। तो हमारे हिप रिप्लेसमेंट या मेरी सर्जरी में कोई उम्र की सीमा नहीं है। 107 साल की सरदार जी का हिप रिप्लेसमेंट किया था और जिसके लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड। समय कितना लगता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में? मेरे नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें मैंने 14.5 मिनट में हिप बॉल रिप्लेसमेंट। वो सर्जरी में ब्लड लॉस इज लेस देन 10 ml। आप ही सुन रहे हैं, हमने 18 मिनट में पहली सर्जरी की थी। फॉर्चुनेटली हमने उसको रिकॉर्ड किया था। वजन बहुत ज़्यादा हो तो कूल्हे की सर्जरी रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है? वर्ल्ड के हाईएस्ट पेशेंट पे हिप रिप्लेसमेंट 125 ईयर पे अभी 4 महीने पहले हमने किया है, फोर्टिस एस्कॉट। हर घर में 3 टॉयलेट है तो 2 इंडियन होना चाहिए, 1 वेस्टर्न होना चाहिए। अगर 40 तक अगर आप इंडियन यूज़ कर रहे हैं तो आपके हिप नी में पेन नहीं आएगा जब तक कि आपको आर्थराइटिस नहीं हो जाती 60-70 तक। बहुत महंगा होता है क्या हिप रिप्लेसमेंट? ये हिप रिप्लेसमेंट का अपना ही टोटल प्राइस करीब 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा हिप रिप्लेसमेंट करने वाले कंट्री, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट करने वाले कंट्री। इसीलिए विदेशों में इंडियन सर्जन की वैल्यू बहुत ज़्यादा। बचपन से लेकर अब तक सेहत के मामले में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें घर वाले बताते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है कि अगर किसी के कूल्हे टूट गए या फिर कूल्हे में फ्रैक्चर भी हो गया तो जिंदगी उसकी खत्म है, वो बेड रिडन रहेगा। ये सोच हम सदियों से सुनते आए हैं। तो आपकी कूल्हे की सलामती की कामना करते हुए आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवा रहे हैं जिनके पास हिप रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। सबसे ज्यादा वजन में किया गया रिप्लेसमेंट, सबसे ज्यादा उम्र में किया गया रिप्लेसमेंट, सबसे तेजी से किया गया हिप रिप्लेसमेंट और सबसे छोटे इंसिशन के साथ, यानी सबसे छोटे कट के साथ किया गया पॉसिबल हिप रिप्लेसमेंट डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने किया है। अब डॉक्टर साहब, जब बहुत ज़्यादा उम्र हो तो लोग सोचते हैं आप तो वैसे भी जाने वाले हैं, तो अब जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। क्या उम्र भी कोई एक वो लिमिटेशन है कि इस उम्र के बाद हिप रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता? आपने वो गाना सुना है ना, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। तो हमारे हिप रिप्लेसमेंट या मेरी सर्जरी में कोई उम्र की सीमा नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज में जिसने मैंने किया था वो रिटायर तब हुए थे जब मैं पैदा नहीं हुआ था, यानी कि 107 एज पे मैंने हिप रिप्लेस किया था। 107 साल की उम्र? 107 साल की उम्र के इंडियन आर्मी के सरदार जी का हिप रिप्लेसमेंट किया था और जिसके लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया गया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो अगर मेरे सामने कोई आके ये कहता है कि सर अब तो 80 साल हो गए, तो मैं उनको वो क्लिपिंग दिखाता हूँ कि आप 107 साल से अभी भी छोटे हो, तो आप करके चल के जा सकते हैं। तो ये जो खबर है ये उन लोगों के लिए भी सीख है जिनके घर में बुजुर्ग हैं और उन्हें लगता है अब क्या ज़रूरत है कराने की, क्योंकि एक तो हिप रिप्लेसमेंट कामयाब नहीं होगा, दूसरा इनकी उम्र हो चुकी है तो वो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जितनी भी उम्र है, अगर 80-85 साल उम्र है, 107 साल तो विरले लोगों की होती है, अगर वो करा सकते हैं तो फिर उससे बाकी सब कम उम्र के हम ये मान लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी हिप रिप्लेसमेंट को कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी माना जाता है। चीरे बड़े लगेंगे, बहुत खून बह जाएगा और बाद में बहुत ज़्यादा कामयाबी भी नहीं मिलेगी। क्या इस मामले में भी कोई एडवांसमेंट हो पाई है? आजकल बहुत सारे लोग हिप रिप्लेसमेंट में मिनी इंसिजन सर्जरी करते हैं, जिसको MIS के नाम पे आप लोग सुनेंगे तो जरूर गूगल करेंगे इंसिजन के साइज पे। तो मैं बता दूं कि दुनिया के सबसे स्मॉलेस्ट चीरे से, इंसिजन से मैंने हिप बॉल रिप्लेस किया है और उस इंसिजन का साइज 5.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंच। इतने में हिप रिप्लेसमेंट हो गए? मैंने हिप बॉल रिप्लेसमेंट किया हुआ।
ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो चीरे की चिंता न कीजिए, सर्जन, और चीरा इज सेकेंडरी, क्वालिटी ऑफ सर्जरी इज प्राइमरी। तो इतने कम में पहुंचना उस एरिया तक, और ये हिप बॉल को, ये जो पूरी एक लाइन है हम देख रहे हैं उसके नीचे कैंडल, इन सबको पहुंचाना कैसे पॉसिबल हुआ? इस करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान। प्रैक्टिस करते करते ये क्षमता आ गई कि जितने में 2 लोग मिनी इंसिजन में कर रहे हैं, उससे छोटे में मैं ये कर पाया। तो इट्स ऑल प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। MIS क्या होता है? मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। उसमें 2-3 छोटे छोटे कट्स लगा करके हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो उसको MIS कहते हैं। पर मैं सिंगल इंसिजन से करता हूँ। मेरे इंसिजन साइज 5 से 7 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है। यानी ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़े और लंबे चीरे के बाद ही कूल्हे के जोड़ बदले जाएंगे, वो सिनेरियो बदल चुका है। समय कितना लगता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने में? एवरेज डॉक्यूमेंटेड टाइम हिप रिप्लेसमेंट करने का जो डॉक्यूमेंटेड है वो करीब 35 मिनट्स टू 55 मिनट्स के आसपास है। बट जो मेरे नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें मैंने 14.5 मिनट में हिप बॉल रिप्लेसमेंट किया है। 14.5 मिनट में? 14.5 मिनट में। और इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि ये मैं केवल इम्प्लांट को अंदर डालने का टाइम बता रहा हूँ। नो, ये चीरा लगाने से टाँका लग के खत्म होने तक का टाइम है। मेरे कुछ अपने दोस्तों ने इस पे सवाल उठाए थे। जो मेरा पहला रिकॉर्ड था वो 18 मिनट का था। वो भी आप ही का था? वो मेरा ही था। और वो मैंने क्यों किया था, कोई पूछ सकता है, भाई रेस थोड़ी लगी भाई, क्यों किया था? जल्दी क्या थी? जल्दी। आप थम्बिका को जानते हैं, सिस्टर थम्बिका जो हमारे साथ है जी। उसके नाना जी 82 इयर्स के, उनको हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है जिसको एयोटिक स्टेनोसिस बोलते हैं। उसके बारे में हर आदमी पढ़ सकता है कि अगर किसी को एयोटिक स्टेनोसिस है तो उसमें कोई भी और सर्जरी नहीं हो सकती जब तक हम एयोटिक स्टेनोसिस को ठीक ना करें। तो उनके घर वालों को ये लगा कि हिप का तो फ्रैक्चर लेके हम आए थे, अब एयोटिक स्टेनोसिस हो गई है, तो अयोटा की सर्जरी का मतलब है कम से कम 12-14 लाख रुपए का खर्च होना। हिप का मतलब है 3 लाख रुपए खर्च होना। तो एक तो फाइनेंस, दूसरा 82 ईयर्स पे, 82 या 84 ईयर पे अयोटा की सर्जरी उनको ज्यादा रिस्की लगी। आसान भाषा में कहें तो उनका दिल बहुत ज्यादा वीक था। वीक नहीं था। जो अयोटा होती है, जो हार्ट से मेन पूरी बॉडी को ब्लड ले जाती है, उसका साइज नॉर्मली मान लीजिए करीब 2 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है, वो घट करके लेस देन 0.5 सेंटीमीटर रह गया था। यानी कि उसमें रिस्क ये था कि अगर कहीं पे इंसिजन लगाया और ब्लड लॉस ज्यादा हुआ और बीपी फॉल किया तो हार्ट पंप भी करेगा तो वो निकाल नहीं पाएगा, तो आदमी की डेथ हो सकती थी। एब्सोल्यूट इट इज एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर एनी अदर सर्जरी टू डू। पर थम्बिका थी, घर की बात थी। थम्बिका इज माय सिस्टर मींस नर्स हमारे साथ है, जो पिछले 14 साल से मेरे साथ काम करे। उसके नाना जी की बात कर रहा हूँ। उसने कहा कि सर मुझे आप पे भरोसा है, आप करो। उनके घर वाले तैयार हुए। मैंने वो सर्जरी सिर्फ डॉक्टर ऋषिचा का कि कार्डियोलॉजिस्ट बोले ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होगा। वो सर्जरी में ब्लड लॉस इज लेस देन 10 ml। 10 ml आप यही सुन रहे हैं, मैं 10 ml खून की बात बता रहा हूँ। जितना लोग वेना के मतलब वेनफ्लॉन लगाने में, उससे कम ब्लड लॉस में हमने 18 मिनट में पहली सर्जरी की थी। फॉर्चुनेटली हमने उसको रिकॉर्ड किया था। तो जब ये हुआ पब्लिश तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये तो फेक रहा। तो रिकॉर्डिंग आज भी हमारे फेसबुक पे पड़ी हुई है। चीरा लगाने से लेके टाका लगाने तक किसी को भी डाउट है, मेरे फेसबुक पे जाकर के उस रिकॉर्डिंग को 4 साल पहले देख सकता है। तो ये 18 मिनट में था। उसके बाद 14 मिनट, 14.5 मिनट में आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो टाइम इज नॉट अ बार, बट टाइम की रेस नहीं करनी, जरूरत की रेस। अगर उस पेशेंट को जरूरत है कि कम से कम टाइम में उसको ओटी से बाहर लाना है, ब्लड लॉस मिनिमल रखना है, तो स्पीड फिर जरूरी है। और इंसिजन छोटा भी लगाने की कोई वजह थी? इंसिजन छोटा लगाना, मैं सच बताऊं तो मैं अपने मतलब पढ़ा कि मैं स्मॉलेस्ट इंसिजन कितना हो सकता है, तो मुझे लगा कि मैं इसमें ट्राई करके देखूं। मैंने ट्राई किया, हो गया। यंग लड़की थी तो उसके लिए इंसिजन मायने रखता था, तो हो गया इसलिए, और कोई रीजन नहीं था। अगर 5 सेंटीमीटर का इंसिजन है, 7 भी होता तो क्या फर्क पड़ जाता।
बट ये उसको हैप्पीनेस देता है और मुझे एक सेटिस्फेक्शन देता है कि मैं इतने कम चीजें में एक कर पाया। अचीवमेंट है। एक अचीवमेंट है। वजन बहुत ज्यादा हो तो कूल्हे की सर्जरी रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है? आप गूगल जाइए, सर्च कीजिए, वर्ल्ड के हाईएस्ट पेशेंट पे हिप रिप्लेसमेंट 125 ईयर पे अभी 4 महीने पहले हमने किया है फोर्टिस स्क्वाट में। 125 किलो? 125 किलो पे। कैसा कर रहा है पेशेंट? फर्स्ट क्लास। आप जाके मिलिए, उसको देखे कम से कम 10 लोग आके करा चुके। तो वेट इज नॉट अ बार, एज इज नॉट अ बार, पेशेंट का साइज इज नॉट अ बार। इसमें यहाँ पे एक चीज और बता दूं जिसको मैंने कभी कोट नहीं किया, इत्तेफाक से अभी याद आ गया, कि आपने देखा होगा कुछ बौने लोग होते हैं जिनका साइज कुल 4 फीट होता है। वो एक डिजीज होती है एकोंड्रोप्लेजिया, वो हमारा दोस्त है जिस वजह से वो बौने होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मीडिया में ही उसकी कजिन सिस्टर थी बौने। उसके हिप रिप्लेसमेंट के लिए वो बहुत सारे लोगों के पास गए, हिप खराब हो गया था, लोगों ने मना कर दिया कि साइज छोटा हम नहीं करेंगे। तो साइज एक चैलेंज रहता है। साइज एक चैलेंज रहता है। मैंने उसके दोनों हिप रिप्लेसमेंट किए। तो साइज ऑफ पेशेंट इज आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आप पूछेंगे फिर प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर साहब, सब कुछ कर लेते हो। मैडम प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि साइज कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, वजन कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, आप फिट हैं या नहीं फिट हैं। आप 4 फीट के हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं, बाकी सिस्टम काम कर रहा है। आप 100 साल के हैं, 107 साल के हैं, रोज मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं। आप 150 किलो के हैं पर आप बीमार नहीं हैं, आप 6 फुट की हाइट के हैं और हेल्दी हैं। तो टोटल फिटनेस ऑफ पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी इंडिविजुअल क्राइटेरिया। ओवरऑल अगर आपकी वेलबींग ठीक है तो अगर उस सूरत में आपके कूल्हे खराब होते हैं तो अब आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है। आपकी हाइट कितनी हो, आपकी उम्र कितनी हो, आपका वजन कितना हो, इन सब से चिंता मुक्त होकर आप आ सकते हैं अपने कूल्हों की सेहत अगर आपको बेहतर रखनी है। डॉक्टर साहब, हमने जैसे कहा कि सबसे पहली चीज़ हमें घर में बताई जाती थी कि कूल्हा नहीं टूटना चाहिए कभी भी, क्योंकि टूट गया तो आप फिर जिंदगी भर के लिए जब तक जिएंगे बेड रिडन रहेंगे। ये सोच कहाँ से आई और क्या आज भी ये सोच सही है या पहले भी क्या ये सोच सही थी? बिल्कुल पहले ये सोच सही थी और इसका एक हिस्टोरिकल, जो कि आपने पूछा तो बता रहा हूँ, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता हूँ। आपको याद है महाभारत में जब महाभारत खत्म होने वाली थी तो भीम और दुर्योधन के बीच में मल्ल युद्ध हुआ था, गदा युद्ध हुआ था। और फिर उस गदा युद्ध में भीम भी लड़ रहे थे और दुर्योधन बराबर लड़ रहे थे। तो उनको कृष्ण भगवान ने इशारा किया था और उसके बाद भीम ने गदा उनके इसी पे मारी थी, दोनों हिप्स में, और हिप टूट गए थे। तो वो हिप फ्रैक्चर था जिसके बाद दुर्योधन उठ नहीं पाया और चल नहीं पाया। तो ये हिस्टोरिकली सही फैक्ट है। आज से करीब 100-150 साल पहले जिसको भी हिप फ्रैक्चर होता था या हिप इंजरी होती थी तो वो सच में चल नहीं पाता था और फाइनली डेथ हो जाती थी। ये एकदम साइंटिफिक और सही फैक्ट है। तो हिप का टूटना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको बचाना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। वो ना टूटे, वो ना डैमेज हो, किसी का ना टूटे और किसी का भी ना डैमेज हो, मैं तो यही कामना करता हूँ। यानी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए अगर हिप की इंजरी है तो वो बहुत चैलेंजिंग होती है। जी, हिप की अगर इंजरी होती है तो उसमें अगर हम बात करते हैं, हिप बॉल जो बनी होती है, हिप का कप, और जो आप देखिए ये पेल्विस होता है, ये पेल्विस होता है और ये हिप बॉल होती है। इस तरह से मूव होता है। यहाँ से लेग का मूवमेंट होता है, यहाँ से लेग का मूवमेंट होता है। ये आपका थाई बोन होती है, ये लेग बोन होती है, ये हिप बॉल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर फ्रैक्चर इस हिप के नेक का, इसको बॉल कहते हैं, ये शाफ्ट है, ये नेक बोली जाती है, नेक ऑफ फीमर, इस थाई बोन को फीमर बोलते हैं। अगर नेक फ्रैक्चर है तो नेक फ्रैक्चर होना सबसे डेंजरस फ्रैक्चर है। इसमें रिस्क ऑफ नॉन यूनियन सबसे ज्यादा होता है। बॉडी में कुछ प्लेसेस हैं जहां का फ्रैक्चर मोस्ट नोटोरियस फ्रैक्चर है, जिसका ट्रीटमेंट और फिक्सेशन आज भी इतनी एडवांस साइंस होने के बाद भी सर्जिकल एनिग्मा बोला जाता है कि आज भी उसमें कौन सा ट्रीटमेंट करें
एंड विच वन इज बेस्ट इज स्टिल डिबेटेबल। उस तरह में फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर आता है। रिस्ट में पास थंब के बेस में एक हड्डी होती है जिसको स्केफॉइड फ्रैक्चर बोलते हैं, वो उसका फ्रैक्चर होता है। और लोअर थर्ड ऑफ लेग टिबिया का फ्रैक्चर जो लोअर 1/3 होता है, ये 3 मोस्ट नोटोरियस फ्रैक्चर हैं। लेकिन रिस्ट के फ्रैक्चर से आपका काम चल सकता है, आप वॉक कर सकते, लाइफ खराब नहीं होगी। टिबिया का फ्रैक्चर तो दूसरी टांग है, आप सपोर्ट से चल लोगे, दर्द होगा। लेकिन हिप अगर टूट गया तो आपका खड़े होना, वॉक करना इम्पॉसिबल है, आप बैसाखी पे आ जाओगे। इसलिए हिप का फ्रैक्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रैक्चर इन द बॉडी। तो अगर जैसे आपने कहा कि नेक ऑफ फीमर में अगर कोई दिक्कत आ गई या वहाँ फ्रैक्चर हो गया, तो आज भी इलाज के विकल्प हैं ही नहीं या सीमित हैं? फिक्स हैं बट नन इज एक्सीलेंट। हम किसी भी, जैसे कि इसके ट्रीटमेंट में कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ, सबसे पहली चीज, अगर आज फ्रैक्चर हुआ तो अगर 3 हफ्ते तक वो ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर वो नहीं जुड़ेगा। ओ, बहुत लोग तो इसको इग्नोर भी करते हैं। अब जब 3 हफ्ते के अंदर भी हम आप सर्जरी करते हैं तो उस सर्जरी में पहला ऑप्शन आता है स्क्रूज से फिक्स किया जाता है। दूसरा ऑप्शन एक आता था DHS से फिक्स किया जाता है। तीसरा आजकल नेल सेफ्ट आई है, वो यानी कि एक ही फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन अगर किसी के ऊपर रिसर्च हुए तो नेक ऑफ फीमर पे। अदरवाइज हमारे आर्म में फ्रैक्चर और प्लेट लग रही है, 100 साल पहले भी लगती है, आज भी लगती है। प्लेट की क्वालिटी अप एंड डाउन हो सकती है, पर टाइप ऑफ इम्प्लांट में कोई चेंज नहीं है। पर हिप फ्रैक्चर के टाइप ऑफ इम्प्लांट में आज भी रिसर्च चल रही है और उसमें नई नई चीजें पता चलती है। उसका रीजन क्या ये है कि जैसे आपने दिखाया, वो जहाँ पे लेग ज्वाइन करती है हिप्स को, वहाँ मूवमेंट जो है वो 360 डिग्री है ऑलमोस्ट, इसलिए ये दिक्कत आती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एरिया है बॉल, ये नेक है, और ये यहाँ पर इसको बोलते हैं फीमर का ट्रोकेंटर। अब इसकी ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये पूरा एरिया जॉइंट के अंदर आता है, अब उससे अगर ब्लड जाएगा तो जॉइंट, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें ब्लड के फ्लो करने के लिए कुछ लिमिटेड वेसल्स होती हैं जो ऐसे रन करती हैं और यहाँ से रन करके इस हेड को सप्लाई करती है। प्लस बोन के थ्रू थोड़ी सप्लाई होती है और एक यहाँ से भी कप से भी इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है, पर ये बहुत कम होती है। सबसे अच्छी ब्लड सप्लाई जो यहाँ से ब्लड वेसल्स ऐसे जाती हैं उससे होती है। फ्रैक्चर होता है तो वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाती है तो वो ब्लड, हम बोन को फिक्स कर सकते हैं पर ब्लड वेसल्स इतनी पतली पतली होती है, वो डैमेज हो गई तो रिपेयर नहीं होती। इसलिए जब भी इसका फ्रैक्चर होता है, अगर ये बोन जुड़ भी गई अच्छे से तो इसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो सकती है। इसीलिए इसका फिक्सेशन हिप बॉल का फ्रैक्चर, हिप के नेक का फ्रैक्चर में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट किया जाएगा उतना अच्छा रिजल्ट आने के चांस है, सो दैट ब्लड सप्लाई कैन बी मेंटेन्ड। बट कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये कहे कि मैं इसको फिक्स करूंगा और ब्लड सप्लाई 100% मेंटेन हो जाएगी। इस वजह से इसके रिजल्ट हमेशा एम्बिग्युअस रहते हैं, मालूम भी नहीं था, इवन सर्जन को भी नहीं पता होता। पर मोटा मोटा प्रोटोकॉल ये है कि अगर 24 घंटे के अंदर फिक्सेशन, 24 से 48 घंटे फिक्सेशन हो गया तो रिस्क ऑफ एवियन इज लेस देन 10%, मान लीजिए 10% बता रहा हूँ। नॉर्मली हम कहीं करते हैं तो उसमें लेस देन 1% होता है, वो ऑलरेडी 10% से यहाँ शुरू हो रहा है। और अगर 3 वीक्स हो गए हैं तो ये नॉन यूनियन में ही चला जाता, जुड़ता ही नहीं, हड्डी ही नहीं जुड़ती। पहली चीज तो ये है कि अगर कूल्हे में किसी भी तरह की चोट लगी है तो उसे टाइमली चेक जरूर करा लें। घर पे बैठ के ये ना सोचें कि आराम करके देखते हैं या सिकाई करके देखते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स मानते हैं कि सबसे सेंसिटिव हिस्सा है मेडिकल साइंस में अभी भी डील करने के लिए। कौन से बहुत कॉमन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हिप में इंजरी आती है, और क्या वो भी एज ग्रुप और जेंडर के हिसाब से होता है? नहीं, इसमें जेंडर का कोई बहुत खास रोल नहीं है। अच्छा। नो डाउट कि पोस्ट मेनोपॉजल या ओल्ड एज में बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ बोन रिस्क ऑफ फ्रैक्चर हिप में फीमेल्स में ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स में, वो पूरी बॉडी में ज्यादा है। तो कोई स्पेसिफिक हिप रिलेटेड जेंडर डिफरेंस नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। अब बाय बर्थ से लेकर के हम एडल्ट की तरफ चलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम पीडियाट्रिशियन चेक करता है
पहले हमारे गांव में नाऊन आती थी, वो चेक करती थी कि बच्चे को लिटा करके पूरे हिप को पूरा ऐसे करके, और दादी लोग मालिश भी करती थी तो पूरा घुमा घुमा के देखती थी। तो उससे ये पता चलता है कि क्या हिप बॉल अपनी जगह है या नहीं है। बाय बर्थ एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन हिप, CDH, या आजकल उसको DDH भी बोला जाता है। तो ये दो चीजें होती हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे का बाय बर्थ ये बॉल इससे निकल रहा होता है, डिस्प्लेस हो, या तो इस कप में के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है या इस बॉल के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है इंट्रायूट्राइन। अच्छा, तो उसकी वजह से जो पहली प्रॉब्लम बच्चों में देखी जा सकती है बाय बर्थ, और उसका एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द बर्थ होता है, बच्चा पैदा हो उसके बाद पीडियाट्रिशियन को बुलाया जाता है, चेक किया जाता है। तो ये कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होती है जो फर्स्ट चीज डिस्कवर होती है न्यू बॉर्न बेबी में, CDH और DDH। कितनी कॉमन है? अनकॉमन है, अनकॉमन बहुत कम होता है, पर हो सकती है, लेस देन 1 और 2% है। बट भारत के पॉपुलेशन में 1 and 2% सिग्निफिकेंट नंबर, बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। हमें ये सोचना पड़ता है। अब उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, वो खेलना शुरू करता है, खेलते हुए उसको जो सेकेंड कॉमनेस्ट चीज हमें देखने को मिलती है बच्चों में, जो टॉडलर्स होते हैं, जस्ट खेलना दौड़ना भागना शुरू कर रहे हैं, उसमें एक होता है ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस हिप। यानी कि अचानक बच्चा खेल रहा था और आया, उसको लिम्प हो रहा, वो चल नहीं पा रहा, दर्द हो रहा, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। हमने एक्सरे कराया, नॉर्मल है। हमने ब्लड टेस्ट कराया, वो भी नॉर्मल है। हमने MRI कराया, उसमें भी नॉर्मल है, खाली फ्लूइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट साइनोवाइटिस हिप। ओके, इसमें द ओनली ट्रीटमेंट इज रेस्ट। अच्छा, 10 दिन रेस्ट कराइए, बच्चे को पेन की मेडिसिन दीजिए, बच्चा ठीक हो जाएगा। क्यों होता है बच्चों में? हो जाता है, किसी माइल्ड इंजरी से हो सकता है, किसी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से हो सकता है, किसी इम्यून रिस्पॉन्स से हो सकता है। मोस्ट कॉमनली हम मानते हैं कि कोई माइल्ड इंजरी हुई जिसकी वजह से उसके अंदर चोट लगी, जिसकी वजह से फ्लूइड बढ़ गया हिप जॉइंट का, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, तो उसको पेन हुआ और वो तकलीफ कर, और वो एक्सरे और MRI में दिखता नहीं। इट्स टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, इसीलिए गूगल AI यहीं फेल होता है। अब उसके बाद आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बच्चा बड़ा हुआ, खेलने लगा, प्लेइंग के दौरान फॉल इंजरी का कॉज हो सकता है। और अभी मेरी बेटी छोटी है, मेरा भतीजा भी छोटा है, परसों भैया उसके लिए स्केट्स ले आए। उसको जब मैंने देखा, जब वो लोग खेल रहे थे, तो मुझे समझ में आया कि उसकी अगर इंजरी होगी तो उसमें भी हिप फ्रैक्चर के चांस है, क्योंकि पहिया लगा, पैर यूं स्लिप हुआ और आप धड़ाम से गिरे, तो बिकॉज वो इंजरी हो सकती है। स्केट्स तो बहुत बच्चे यूज करते हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा संभल के यूज करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मुझे अभी 4 दिन पहले एहसास हुआ। तो बच्चों को बताया, क्योंकि बच्चे स्प्लिट करते हैं, बच्चों को बताया कि पहले ट्रेनिंग किसी के साथ, जब प्रैक्टिस हो जाए तब आप इंडिपेंडेंट करें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आजकल हमने देखा है कि बच्चों को जो फूड क्वालिटी बढ़ रही है या खराब हो रही, जो भी आप कहें, जंक फूड लोग खा रहे हैं, और बच्चों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वेट ज्यादा है। ऐसे लोगों में एक प्रॉब्लम होती है हिप में, उसको बोलते हैं स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफिसिस। अब हम आ चुके हैं उस एज ग्रुप में जो 12 से लेके 18 के बीच का है, टीनेजर्स। उसमें अगर ओबेसिटी होती है तो बच्चे की जो थाई की जो ग्रोथ होती है, वो यहाँ पे एक ग्रोथ प्लेट होती है, उसके ऊपर उससे होती है, यहाँ से ग्रोथ होती है, जॉइंट के एडजेसेंट ही हमेशा लेंथ बढ़ती है। तो इसके ऊपर एक कप होता है और इसके अंदर एक ग्रोथ प्लेट होती है और फिर बोन होती है। ये किसी वजह से ओबेसिटी वाले पेशेंट्स में या हार्मोनल प्रॉब्लम वाले बच्चों में देखा गया है। मेनली ओबेसिटी आप याद रखिए, बाकी और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर ओबीस बच्चा है तो उसमें अचानक अपने आप ही क्रॉनिक या एक्यूट इंजरी की वजह से बच्चे को हिप में पेन हो रहा है, चलने में लंगड़ाहट है, वो ठीक नहीं हो रही है, दर्द हो रहा है, 10 दिन 15 दिन निकल गया,
अगर इग्नोर हुआ तो। अगर ऐसा है बच्चे का वेट ज़्यादा है, अचानक खेलते हुए या गिरा और गिरने के बाद या अपने आप ही लगा कि अचानक दर्द आया और उसको चलने में दिक्कत हो रही है, उसको लिम्प है, तो ये स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस हो सकता है। ये एक्यूट इंजरी की वजह से हो सकता है। कभी कभी ज़्यादा ओबीस होते हैं, उसमें स्लो स्लाइडिंग होती है ग्रोथ प्लेट की, जिससे क्रॉनिक स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफिसिस होती है। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो परमानेंट डिफॉर्मिटी हिप में डेवलप होती है, नॉन ट्रीटेबल। तो फिर वो लिम्प ही करता रहेगा, फिर वो लिम्प ही करता रहता है। और हमारे पास जब आता है उस सिचुएशन में इसमें कॉम्प्लेक्स सर्जरीज करनी पड़ती हैं, और सब कुछ होने के बाद भी अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो हमें अर्ली स्टेज में हिप रिप्लेसमेंट जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई मोटा बच्चा है, टीनेज में है, और उसको इस तरह से हिप के आसपास अनएक्सप्लेन्ड पेन हो रहा है, कितने दिन के अंदर उसको पहुंच जाना चाहिए? सूनर द बेटर। और कितने दिन इमरजेंसी की तरह आप ट्रीट करें। ओके। पर नॉर्मली मैंने देखा है हमारे पास आने वाले ओपीडी में पेशेंट्स में फॉल के बाद तो आ सकते हैं, बट माइल्ड इंजरी, जैसे हम गिरे चल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब फॉल हुआ और उसमें ग्रॉसली ग्रेड 3 का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो सीवियर पेन होगा तो तुरंत आता, पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। माइल्ड पेन हो रहा है, काम चल रहा है, 3-3 महीने पे आते हैं और उस समय इतना खराब लिम्प करके आते हैं। और फिर इसकी चूंकि सिंगल ट्रीटमेंट नहीं है तो एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, मरीज कंफ्यूज। डायग्नोसिस भी मुश्किल होता होगा? डायग्नोसिस तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मुश्किल है। कोई भी अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डायग्नोसिस मुश्किल नहीं है। पर पेशेंट को जब एक्सप्लेन करते हैं हम कि इसकी प्रोग्नोसिस में ये प्रॉब्लम है, तो चूंकि डायरेक्ट सिंगल विंडो ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं ये करूँ ये ठीक हो जाएगा, तो हम उसको 4 ऑप्शन बताते हैं, तो कहता है यार 4 है तो कंफ्यूजन है, दूसरे के पास जाता है, तो 4 डॉक्टरों के पास जाकर के 5वीं जो खुद की एडवाइस होता है वो लेता है जो उसको सूट करती है, जो उसे लगता है कि सबसे अच्छी थी। 4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं या हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है? नहीं, अलग अलग ऑप्शंस हैं। इट इज वेरी स्किलफुल सर्जरी, डिफिकल्ट सर्जरी होती है, अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छे सर्जन ही इसको करते हैं और उन्हीं से करानी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो अभी जो माँ बाप या बच्चे सुन रहे हैं, मोटे तौर पर हम एक बार फिर से उन्हें बता देते हैं, मोटा बच्चा है, टीनेजर है, अनएक्सप्लेन्ड हिप पेन है, तो उसे दिखाना चाहिए। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन इसमें मदद करती है? कैसे आप लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये वही है जो आप बता रहे हैं? गेट से इंटर करता है बच्चा, 80% डायग्नोसिस हो जाती है, पर वो डायग्नोसिस कोई नहीं मानता। हम उसको एक्सरे कराते हैं, एक्सरे में हमें दिख जाता है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, आपने देखे हैं इस तरह के पेशेंट, तो आप एक बार एक्सरे देखते हो तो दोबारा आपको याद हो जाता है। कंफर्मेशन करने के लिए हमारे ऐसे बच्चों को हिप के अराउंड ही पेन होगा या कमर में, टांगों में कहीं भी पेन आता है? हिप का पेन रेडिएट करता है बैक में, हिप का पेन रेडिएट करता है थाई में, हिप का पेन में रेडिएट टू पूरे लेग्स में, और सबसे इम्पोर्टेंट लिम्प एंड गेट का प्रॉब्लम। चल नहीं पा रहा, एकदम एबनॉर्मल लिम्प होगा, एबनॉर्मल गेट होगा, एकदम सीजर ग्रेड कह सकते हैं। अगर दोनों तरफ का, नॉर्मली कुछ बच्चों में बायलेटरल देखा जाता है, तो ऐसे चलते हैं कि जैसे कि एकदम हिप को बाहर निकाले, घुटने दोनों अंदर की तरफ, इसमें घुटने अंदर की तरफ रोटेट कर जाते हैं। ओह अच्छा, ये भी एक इंडिकेशन है। घुटने अंदर की तरफ रोटेट करके चलता है बच्चा, हिप बाहर की तरफ निकलता है। जब वो चलता है तो उसके हिप एरिया पे लॉर्डोसिस होती है, मतलब पीछे यूं उठा के चलता है। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जिससे गेट देख के ही हमें अंदाजा लगता है। ये तो हुई टीनेजर्स की प्रॉब्लम। इसके बाद अब इसके बाद एक्सीडेंट है जो किसी को भी हो सकता है। उसके बाद आती है द मोस्ट कॉमन हिप प्रॉब्लम इज आर्थराइटिस एंड सेकेंड कॉमन इज एवीएन। एवीएन क्या होता है? हमने बहुत बारी टर्म सुनी हिप्स के कॉन्टेक्स्ट में। एवीएन एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि यहाँ पे पतली पतली नर्व्स होती हैं, इसकी ब्लड सप्लाई होती है। किसी भी वजह से, चाहे इंजरी की वजह से वो ब्लड सप्लाई इसकी खत्म हो जाए, या वेसल्स में डैमेज होने की वजह से ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, या इसमें क्लॉट जमा हो जाए उसकी वजह से ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, तो हिप बॉल की ब्लड सप्लाई खत्म होने से ये सॉफ्ट हो जाता है और ये कोलैप्स हो जाता है। तो ये जो बॉल शेप बॉडी है ये फ्लैट हो जाती है। अगर फ्लैट इस कप में चलेगा तो पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, इसको एवीएन बोलते हैं। एवीएन ग्रेड 1 से शुरू होकर के ग्रेड 4 तक जाता है।
ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 में एक्सरे नॉर्मल दिखता है, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आप एक्सरे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी हिप का पेन है, बेहतर है अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा का है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, गो फॉर MRI हिप जॉइंट। ये पेन सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोस होता है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बहुत सारे पेशेंट्स भी, जो हिप का पेन जैसा मैंने बताया पीठ में भी जाता है और ऊपर भी जाता है, तो सब इसको शियाटिका बना करके ट्रीट करते हैं, और जब हमारे पास आता है तो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आता है। इस वजह से ये एक ऐसी एंटिटी है जो सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोस्ड एंड माल ट्रीटेड एंटिटी है, जिसको हम एवियन हेड ऑफ फीमर बोलते हैं, हिप बोलते हैं। ये होता क्यों है एवियन? जैसा कि मैं ब्लड सप्लाई खत्म होने की वजह से होता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज देखा जाता है कि स्टेरॉइड यूज, जो आपने हमें बताया था ना कि हमने कभी बोला था कि प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेनी चाहिए, बोला था ना। बहुत लोग उसको सुनने के बाद शायद नहीं ले रहे हैं। अब पता नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बड़े बड़े शब्दों से नवाजा भी था। आपने ही बताया, मैं तो पढ़ नहीं रहा था, आप ही ने बताया था जी। तो वो जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी कभी स्टेरॉइड का यूज करते हैं, वो प्लस कोविड ने पूरी दुनिया में एवियन के नंबर को बढ़ा दिया, क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट में सभी लोगों ने स्टेरॉइड का यूज किया था, तो उससे कुछ लोगों में एवियन डेवलप हुआ। इसलिए इस समय 2018 के पहले रेट ऑफ एवियन इंसिडेंस और आज के इंसिडेंस में एवियन के काफी फर्क आया। पहले 2 से 4% होता था, अब वो बढ़कर के अप टू 10% हो गया है एवियन, बिकॉज उस समय पूरे विश्व की 80% जनता ने स्टेरॉइड का यूज किया था, और उसमें से कुछ ही लोगों को एवियन होता, पर किसको होता ये भगवान डिसाइड करता है। स्टेरॉइड का एक साइड इफेक्ट है कि एवियन हो सकता है, और भी ये कंपलसरी नहीं। और भी कोई कारण है जिसकी वजह से एवियन हो सकता है? क्रॉनिक स्मोकर, उनमें भी, क्रॉनिक एल्कोहलिक, उनमें भी हो सकता है, और ये एनोनिमस भी हो सकता है, कोई रीजन नहीं पता चला, अनएक्सप्लेन्ड भी हो सकता है, तो एवियन होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 40 साल के ऊपर आर्थराइटिस शुरू होती है। नॉर्मली ये आर्थराइटिस टर्म एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है, और हिप की आर्थराइटिस फॉर्चुनेटली अनकॉमन है एज कंपेयर टू नी आर्थराइटिस। अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स आर्थराइटिस के आ रहे हैं टोटल, तो उसमें करीब 75% टू 80% नी के होते हैं, करीब 15% के आसपास टू 15 टू 18% के आसपास हिप के होते हैं। यानी ये कम है, यानी कूल्हे का जोड़ लंबे टाइम तक आपका साथ निभाता है। पर 140 करोड़ की जनसंख्या में 14% आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। इट्स ह्यूज। हम दुनिया के सबसे ज्यादा हिप रिप्लेसमेंट करने वाले कंट्री हैं, हम दुनिया के सबसे ज्यादा नी रिप्लेसमेंट करने वाले कंट्री हैं। इसीलिए विदेशों में इंडियन सर्जन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये तो अच्छी बात है। तो अगर हम, जैसे आपने कहा कि हिप्स के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आज भी चुनौती बने हुए हैं, अगर हम लोगों को ये समझाना चाहें कि हिप में कोई इंजरी ना हो, उसकी नौबत ना आए, तो क्या कुछ कर सकते हैं लोग बचाव के लिए पहले से? यंग एज में एक्टिव पेशेंट में तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आप खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें तो एक्सीडेंट है तो ठीक है। हाँ, आफ्टर द एज ऑफ 65-70 ईयर्स जो हमने देखा है, घरों में बूढ़े माँ बाप होते हैं, वो फर्श पे गिरते हैं और हिप टूट जाता है। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन ओल्ड एज इज हिप फ्रैक्चर। तो फॉल अवॉइड करना। अब फॉल तो अवॉइड करना कैसे करें? एक्सीडेंट है तो उसका एक तरीका है। आजकल क्या, हमारे सभी घरों में जितने भी बड़े अफोर्डेबल लोग हैं, उनके घरों के फर्श इतने चिकने होते हैं कि हम ही गिर जाए। तो सबसे पहली चीज ये कि अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं तो आपके फर्श चिकने ना हो तो वो उनके लिए बेहतर है, वरना कभी आप भी बूढ़े होंगे। हाँ जी, कभी आप भी बूढ़े होंगे। एक तो फिसलना अवॉइड करें। उसका एक तरीका कि फर्श के ऊपर या तो कालीन बिछाइए या दरी बिछाइए। कुछ लोग ऑब्वियसली बहुत अफोर्डेबल हैं, जिनके फ्लोर आपने वुड के देखे होते हैं, वुड के फ्लोर बेटर है, पर अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं मेंटेन कर सकते। तीसरा एक चीज आती है, कुछ
अंडरगारमेंट्स बनते हैं मेल्स एंड फीमेल्स के लिए, जिसमें साइड में पैड्स लगे होते हैं। अच्छा। 70 ईयर जो बाबा डर डर के चल रहे हैं, फॉल का चांसेस ज़्यादा है, तो उनको पैडेड गारमेंट आते हैं हिप गार्ड के साथ, उसको पहन करके वो सोएं चलें। शुरू में अनयूजुअल होगा, पर उनके फॉल के बाद रिस्क ऑफ फ्रैक्चर को वो थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि वो पैडिंग आपको सपोर्ट करेगी, आपको थोड़ा बचा सकते। दिल्ली के मौसम में जब इतनी गर्मी होती है तो क्या लोगों को दिक्कत नहीं होगी? तो पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, ऑप्शन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन। ओके, जैसे आपने कहा कि मोस्ट कॉमन आई गेस एज रिलेटेड है या फिर एक्सीडेंट है? जी, दो चीजें हैं। एक्सीडेंट आप अवॉइड नहीं कर सकते, एज रिलेटेड आर्थराइटिस अवॉइड करने के लिए फिर वही कितना रोल रहता है सप्लीमेंट्स का, विटामिन्स का या दवाओं का, जो आपकी बोन हेल्थ को 40+ लोगों में स्ट्रॉन्ग करे? पता नहीं लोग सप्लीमेंट को सिर्फ ड्रग से क्यों लेते हैं। सप्लीमेंट इन योर लाइफ स्टाइल, सप्लीमेंट इन योर एक्टिविटी इज ऑल्सो सप्लीमेंट ना। क्या करना चाहिए? साइकिल चलाइए। अच्छा, अच्छी एक्सरसाइज। साइकिलिंग इज बेस्ट फॉर हिप। ओके। पैदल चलिए, दैट इज बेस्ट फॉर हिप। घरों में इंडियन टॉयलेट यूज कीजिए, दैट इज बेस्ट फॉर हिप मूवमेंट। आजकल फैशन में इंडियन टॉयलेट आउट हो चुके हैं, तो 50 के नीचे सभी को इंडियन टॉयलेट यूज करना चाहिए। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा याद दिला रहा हूँ। जो बिल्डर्स, जो बड़े लोग अगर सुन रहे हैं, तो जो भी बिल्डिंग बनाए उसमें दोनों ऑप्शन रखें। बच्चों के लिए 40 साल के नीचे इंडियन टॉयलेट होना चाहिए, एंड ओल्ड 40 के ऊपर, अगर 40 तक अगर आप इंडियन यूज कर रहे हैं तो आपके हिप नी में पेन नहीं आएगा। 40 के बाद भी नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा जब तक कि आपको आर्थराइटिस नहीं हो जाती 60-70 तक। तो आपका वेस्टर्न टॉयलेट का यूज कम है एज कम्पेयर टू इंडियन, पर हम ऐसा शिफ्ट हुए कि अब सब वेस्टर्न हो गए हैं और सब हिप पेन और नी पेन के साथ रहते हैं। तो ये एक लाइफ स्टाइल का चेंज है, हमारे सिस्टम का चेंज है, जो होना चाहिए कि हर घर में 3 टॉयलेट है तो 2 इंडियन होने चाहिए, 1 वेस्टर्न होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट। दूसरा, आपका बॉडी वेट कम होना चाहिए, आपकी रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। आप पैदल नहीं चल सकते, साइकिलिंग चलाइए। साइकिलिंग पूरी बॉडी के लिए सबसे अच्छी और हिप के लिए बहुत अच्छी है, ये करना चाहिए। और तो ये वो चीजें हैं जो मैं सप्लीमेंट के फॉर्म में मानता हूँ। कोई भी ड्रग इसका कोई सप्लीमेंट नहीं। लॉन्ग टर्म स्टडी में ये देखा गया है कि जिनको आर्थराइटिस का पेन होता है उनको ग्लूकोसामिन, डाइसरिन या कुछ नए प्रोडक्ट्स आए, उनको कॉम्बिनेशन खाने पे पेन कम होता है, जिससे इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है, और ऐसा माना जाता है कि वो उसके रेट ऑफ डिग्रेडेशन को स्लो करते हैं। बस, तो बेस्ट सप्लीमेंट इज साइक्लिंग। फिर हम अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने आपके पॉडकास्ट को देखने के बाद दवाएं नोट की हैं। 35-40 पार महिलाएं, क्या उनको हड्डियों की मजबूती के लिए दवा की जरूरत होती है, या उनका भी जो आपने लाइफस्टाइल वाले सप्लीमेंट बताए हैं उनसे काम चल सकता है? महिला भी इंसान है और पुरुष भी इंसान है। मेरी एडवाइस सबके लिए बराबर है। पोस्ट मेनोपॉजल के बाद मैंने सप्लीमेंट की बात की है महिलाओं के लिए, प्री मेनोपॉजल में मैंने किसी सप्लीमेंट की कोई बात नहीं की है। बेस्ट सप्लीमेंट बिलो द एज ऑफ 45 for females and below the age of 55-60 for the male is physical activity, exercise and exercise। अब 45+ महिलाएं और 60+ पुरुष, उन्हें कुछ लेना चाहिए? अगर उनके नी जॉइंट में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, उनको, अगर वो, आजकल तो बच्चे बैठते नहीं, पर जो जनरेशन अभी बची हुई है, जो पहले जमीन पे बैठ के खाना खाती थी, उकड़ू बैठती थी, पालथी लगाती थी, पूजा करती थी, अगर उनको बैठने में तकलीफ आने लगी है, यानी कि उनको आर्थराइटिस शुरू हो रही है, यानी कि उनको वो सप्लीमेंट ले सकते हैं या लेना चाहिए। अगर आपको ये सब दिक्कतें नहीं हैं तो आपको कोई जरूरत मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये जरूरत है कि आप वॉक करें और साइकिलिंग करें। अब आते हैं, अगर कूल्हा टूट ही गया, फ्रैक्चर हो ही गया, तो कहाँ का फ्रैक्चर है उस पर डिपेंड करेगा इलाज, या फिर रिप्लेसमेंट की ही नौबत आ जाएगी? इस सवाल के बाद मैं चुप हुआ इसलिए क्योंकि यही एनिग्मा है। इन स्पाइट ऑफ हिप फ्रैक्चर या नेक का फ्रैक्चर अगर है, हम बेस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर बहुत अच्छा रिडक्शन है, जिसके चांसेस कम होते हैं, इसके फ्रैक्चर को ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो 80% रिकवरी के चांस है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो वही 40 और 30% तक कम हो जाता है।
यानी कि इन स्पाइट ऑफ एक्टिव सर्जरी द चांसेस ऑफ complete healing of hip ball and neck of femur is less. There is no 100% sure treatment. अगर स्टेज 4 ग्रेड 4 का फ्रैक्चर है तो हम दुनिया का कोई भी इम्प्लांट लगा लें, उसके फेल होने के चांस 80% है। आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल साइंस में भी वही पॉज है जो आपने अभी लिया जी, कि इसका इलाज जो है वो अभी श्योर शॉट और 100% नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम कहीं आंकड़ा में एक अंदाजा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वो आंकड़ा याद नहीं आ रहा है कि कोई लिखा भी गया है ऐसा, कि अगर हम मान लें कि 1000 फ्रैक्चर हुए हिप के, स्पेशली नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर 1000 हुए, तो उसमें ये मान के चलिए कि 60% फेल होंगे इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट। ये फैक्ट है। पर हिप में हर जगह का फ्रैक्चर उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा? अभी मैं नेक ऑफ फीमर इसीलिए स्पेशली सबसे चैलेंजिंग फ्रैक्चर की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे जिसका भी कूल्हा टूटा वो सोचेगा मैं गया। हाँ, तो वो मतलब वो मान के चले गया तभी वो बेस्ट ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि वो जल्दी आएगा, उसका जल्दी ट्रीटमेंट होगा, वो ज्यादा अंडरस्टैंड सबसे पहली चीज तो ये होती है ना कि आप प्रॉब्लम को जानोगे तभी आप एक्ट करोगे, उसकी अर्जेंसी को समझेंगे। इसलिए नेक फीमर में कितना भी अच्छा सर्जन हो, कितना भी अच्छा इम्प्लांट हो, इंडिया हो या अमेरिका हो, माई डेटा इज सेम। वहां पे भी अगर ग्रेड 4 फ्रैक्चर आया है तो चांसेस ऑफ फेल्योर इज 80% नेक ऑफ फीमर में। अब वहीं पे आ जाते हैं ट्रोकेंटर पे। नेक ये हुआ, ये एरिया नेक हुआ, अब ये टूटा, इसमें फेल्योर के चांस ज्यादा है और लाइफ डिस्कम्फर्ट ज्यादा है। अब इसकी बात करते हैं, ये सब जुड़ जाता है ट्रोकेंटर वाला, लेकिन इसमें अगर प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ या प्रॉपर रिडक्शन नहीं हुआ, आपको याद होगा, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे कि इसमें ट्रैक्शन लगा के पहले ट्रीटमेंट दिया जाता था। खिंचाव 1.5 महीने तक बेड पे लेटे हुए हैं, टांग लटकी हुई है, वो इसको रिड्यूस करता था। तो इसका चूंकि यूनियन बहुत अच्छा होता है, एक्सेप्ट कि आप 1.5-2 महीने तक लेटे रहेंगे, जिंदगी भर लिम्ब के साथ चलेंगे, एक पैर छोटा बड़ा होगा पर ये वाली हड्डी जुड़ जाती है, पर आपको डिफिशियंसी देके जाती है। तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में पहले आता था DHS, जिसमें प्लेट एंड स्क्रू होते थे। नेक फीमर में कैनुलेटेड स्क्रूज, बच्चों में पतली पिंस, और अब आए हैं नेल्स विद उसके अंदर प्लेट या स्क्रू लगते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और कभी भी किसी पेशेंट को, अपने सर्जन को ये नहीं कहना चाहिए कि वो प्लेट करे या नेल करे या स्क्रू करे। अगर मुझे डिपेंड करेगा, ये मैं अच्छी प्लेटिंग करता हूँ तो तुम मुझसे नेल के लिए कहोगे तो मैं गड़बड़ करूंगा। मैं अच्छे स्क्रू करता हूँ और कोई मुझे प्लेट के लिए कहेगा तो मैं गड़बड़ करूंगा। इसी वजह से जब आप उस एक्सरे के साथ ये दिक्कत होती ना, एक्सरे खींचा, आजकल मोबाइल है, पूरे फ्रेंड सर्किल में जाता है, 10 डॉक्टरों पे जाता है। जो नेलिंग अच्छी करता है वो कहता मैं इसमें नेल लगाऊंगा, दूसरा कहता मैं इसमें DHS करूंगा, तीसरा कहता मैं इसमें कन्वर्टेड स्क्रू करूंगा, तो मरीज कंफ्यूज। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर की जो एक्सपर्टीज है, रिजल्ट उसी के हिसाब से होगा, उसी के हिसाब से तो डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो क्या बेस्ट कर सकता है और क्या वो कर रहा है। प्लेट लगे, स्क्रू लगे, नेल्स लगे, रिजल्ट मोर और लेस सेम रहेगा, अच्छा किया गया है। कोई हिप फ्रैक्चर ऐसा है जो कंपैरेटिवली आसान हो कि हाँ यहाँ हम डील कर लेंगे? नहीं है। नहीं है। ओके। हिप रिप्लेसमेंट की नौबत कब आती है? हिप रिप्लेसमेंट की, अब जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हुए, आधा जुड़ा, पूरा जुड़ा, नहीं जुड़ा, लंगड़ा रहा है, पैर छोटा है, ये सब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। क्योंकि जब तक आदमी जवान रहता है तब तक वो थोड़ा बहुत चला लेता है। जब एज 50 के पार आती है तो एक बंदा जो लंगड़ा के चल रहा है पिछले 30 साल से, बिकॉज ऑफ किसी भी हिप फ्रैक्चर की वजह से, तो 30 साल से आप लंगड़ा के चल रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके स्पाइन पे आता है, तो कमर में दर्द शुरू होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखना चाहते हैं तो आप एक पैर में चप्पल पहनिए तो दूसरे पैर में चप्पल ना पहनिए, 5 मिनट टहलिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने 30 साल तक क्या झेला है।
और वो झेलने के बाद भी अगर वो हमारे पास नहीं आया है और तब आया है जब उसका पेन बहुत बढ़ गया है, डिस्कम्फर्ट बहुत बढ़ गया है, तो हम जादूगर नहीं कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और वो नॉर्मल हो जाएगा ना। उस सिचुएशन में जब हिप की कोई ओल्ड इंजरी हो, लिम्ब डिस्पेंसी हो, उसको मैनेज करने के लिए हिप रिप्लेसमेंट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, जो मोस्ट कॉमनली हिप रिप्लेसमेंट यूज किया जाता है वो आर्थराइटिस की वजह से किया जाता है, या आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स अगर नेक फीमर हुआ है तो हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है। ग्रेड 4 का नेक फ्रैक्चर है तो हिप रिप्लेसमेंट अब यंगर एज में भी किया जाता है। सब चीजें ध्यान से देने की है, थोड़ा कठिन वाला टॉपिक आज आपने लिया है। अगर मुझे करना है, मान लीजिए आपका नेक फीमर आया मेरे पास, ना ही आए मतलब अगर आया स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2 होगा तो मैं स्क्रू लगाऊंगा या मैं नेल प्लेट करूंगा, पर अगर स्टेज 3, स्टेज 4 आएगा तो मैं अपने सीधे हिप रिप्लेसमेंट करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप में पहले हिप स्क्रू करूं, वो फेल होने के बाद फिर हम हिप रिप्लेसमेंट करें 1 साल बाद। तो मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूं कि अगर मेरे पास स्टेज 3-4 का नेक फीमर आएगा और उसकी एज 50 साल होगी तो आई विल नॉट गो फॉर फिक्सेशन, आई विल गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट। क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट जो मैं करूंगा उसकी लाइफ 50 साल हो सकती है, पर मैं दुनिया का बेस्ट फिक्सेशन करने के बाद उस फ्रैक्चर को कितनी लाइफ दूंगा वी डोंट नो, आई डोंट नो। इसलिए मैं उसमें वो करूंगा जिसमें आप 50 साल बिना सर्जरी के चलें, एक ही सर्जरी से। जो आप हिप रिप्लेसमेंट अभी कर रहे हैं उसमें ज्यादा कॉमन कारण जो है वो एज रिलेटेड आते हैं या एक्सीडेंट रिलेटेड आते हैं? मैं जो हिप रिप्लेसमेंट करता हूँ उसमें मोस्ट ऑफ द हिप रिप्लेसमेंट एज रिलेटेड फ्रैक्चर है। मेरे पास अगर 80 साल का आदमी हिप फ्रैक्चर के साथ आएगा तो ना मैं स्क्रू लगाऊंगा, ना प्लेट लगाऊंगा, ना नेल लगाऊंगा, मैं उसमें सीधे हिप रिप्लेसमेंट करूंगा, पार्शियल करूंगा, टोटल नहीं करूंगा, जिसमें केवल बॉल बदला जाता है। पर अगर 80 साल का आदमी आपके जैसा फिट आएगा तो मैं उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करूंगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं केवल बॉल बदलूंगा कि मैं कप और बॉल पूरा बदल के टोटल हिप रिप्लेसमेंट करूंगा। यानी अगर आपको लगता है कि वो इंसान ज्यादा लंबा जीने वाला है तो फिर आप कप और बॉल दोनों बदल देंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। और अगर आपको लगता है कि लाइफ बहुत ज्यादा है नहीं, 5 साल 10 साल की है, तो फिर आप कोई एक चीज उसमें से बदलेंगे। ये तो हुआ, दोनों बदलेंगे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट करेंगे, टोटल करेंगे। और लाइफ अगर कम है तो केवल हिप बॉल बदलेंगे, जिसको बाइपोलर कहते हैं। ओके। ये जैसे हम देख रहे हैं यहाँ जो हिप का मॉडल है, हिप रिप्लेसमेंट में क्या कूल्हे कैसे बदले जाएंगे? क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है एक इंसान की बॉडी का। ये यूं समझिए कि ये बॉल है, ये कप है, इसमें ये कप रहा, हम कप को रिम करते हैं, इसमें मेटल का कप लगाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये हमने कप को रीम किया, रीम करके इसके अंदर ये मेटल का कप होता है, हम इसको इसके अंदर लगा देते हैं। पीछे एक रबर भी है उसके? नहीं, वो मेटल ही, टोटल अच्छा, मेटल होता है, टोटल मेटल, रबर नहीं है। उसको रफ बनाया जाता है जिससे उसके अंदर बोन ग्रो कर सके, जिससे वो फिक्सेशन, अगर चिकना होगा ये बोन में नहीं फिक्स, चिकनी चीज रफ बना के वो मेटल के साथ उसमें बोन ग्रो करती है। इसको अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इसमें हमने कप को ऐसे लगा और इसके अंदर 2 स्क्रू लगा के फिक्स करते हैं, जिससे वो कप अपनी जगह चिपक जाए, और उसके बाद हम इसमें बॉल लगाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिरेमिक बॉल है, इसको हम इसके अंदर लगाते हैं। एक्चुअली ये बॉल जो इसके अंदर, ये दूसरा मॉडल है, ये इस तरह से कुछ होता है। इसके अंदर एक ये ऐसे फिक्स हो जाती है, इसके मेटल के अंदर एक पॉलीइथाइलिन का एक और लाइनर लगता है, और उसके अंदर ये बॉल मूव करता है। अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग डिजाइन्स हैं। सारे डिजाइन्स का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट सेम है। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन योर सर्जिकल स्किल। इसमें आप कंफ्यूजन में मत रहिए। ज्यादा गूगल वाले हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन।
अब तो एआई का जमाना है, वो आपको मेटा एनालिसिस देता है। इस तरीके से कप इसमें फिक्स कर दिया जाता है। अब इसके लगाने के लिए नीचे स्टेम के टाइप्स देखिए आप, तो एक ये स्टेम का टाइप है, आप इस स्टेम को देखिए जो आपकी थाई बोन में जाएगा। हाँ, दूसरा ये स्टेम का टाइप है, अब दोनों का फर्क देखिए। तीसरा ये स्टेम का टाइप है, ये फर्क देखिए। ठीक, और एक ये भी है, ये देखिए। तो सब अलग अलग टाइप्स हैं। आप इस टाइप को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। पर कुछ ऐसे हिप रिप्लेसमेंट होता है, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं। मैं इतना आपके प्रोग्राम में इसलिए बता रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत हिट प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं, फिर आपसे पूछते हैं और आप मुझसे पूछते हैं और आप मुझसे पूछते हैं। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अपने सर्जन पे भरोसा करें। वो सीमेंटेड करता है, वो अनसीमेंटेड करता है, वो छोटा स्टेम करता है, मोटा स्टेम करता है, किस कंपनी का करता है। टॉप की 5 कंपनियां जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं, उन्हीं का हिप रिप्लेसमेंट नॉर्मली अच्छे सर्जन यूज करते हैं। तो उसी किसी भी एक कंपनी का अगर वो करता है तो बेहतर है। आजकल वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है, अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट की लॉन्गिविटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट बेहतर है एज कंपेयर टू सीमेंटेड की। तो सीमेंटेड की बजाय अनसीमेंटेड मैं करता हूँ। इसके अलावा एक चीज और देखी गई है कि जो बॉल्स होते हैं, ये मेटल के बॉल भी आते हैं। ये आप देख रहे हैं कलर इतनी प्यारा प्यारा रंग दिख रहा है, पिंक, ये पिंक रंग, ये सिरेमिक बॉल्स हैं। ये एक्चुअल इम्प्लांट है, ये एक्चुअल इम्प्लांट है जो मरीज में लगाया जाता है। ये सिरेमिक बॉल्स हैं, इसकी जगह मेटल बॉल आते हैं। और जब ये इसके अंदर चलता है, ये जो प्लास्टिक के अंदर, अगर इस पे मेटल घिस चलेगा तो मेटल इसको ज्यादा डैमेज करेगा। इससे रिवीजन रेट जल्दी होगा। जो कहते हैं ना 25-30 साल में फेल हो जाता है, कुछ नहीं होता, ये प्लास्टिक घिस जाता है। अब जो मोस्ट एडवांस आया है उसमें सिरेमिक बॉल आई है, जैसे ये स्मूथ है, ये स्मूथ ज्यादा है, कम रगड़ेगा, कम घिसेगा, और इसकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। फिर रेट का फर्क होगा, इसलिए लोग कंफ्यूज होते होंगे। भाई मैं तो सबसे महंगा लगाता हूँ। क्योंकि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। यानी रिवीजन की दोबारा सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो कॉस्ट बचेगी। सिरेमिक बॉल, पॉलीथाइलिन कप, अनसीमेंटेड हिप लगाता हूँ, जो दुनिया में सबसे अच्छा है। एक बार हिप रिप्लेसमेंट हो गया, कितना चलेगा, ये किस बात पे निर्भर करेगा? ये सबसे ज्यादा पेशेंट पर निर्भर करेगा, और डॉक्टर जो उसको बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। अगर मैंने आपको बताया नहीं तो आप कुछ भी करोगे। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डॉक्टर मेरी होती है कि मैं बताऊं कि आप उकड़ू नहीं बैठेंगे, आप पालथी नहीं लगाएंगे, एटलीस्ट जमीन पे दोनों काम नहीं करेंगे, और वेट कंट्रोल करेंगे, और रेगुलर वॉक करेंगे। बेड पर अगर कोई आलथी पालथी लगा के बैठा है, बेड पर आलथी पालथी लगा के बैठ सकता। मेरे हिप रिप्लेसमेंट वाले पेशेंट जमीन पे भी आलथी पालथी लगा के बैठते हैं। आपको बहुत सारे वीडियो और फोटो में दे दूंगा। पर दैट इज टू इंश्योर माई पेशेंट कि आप ये कर सकते हो, आपकी नॉर्मलसी आ गई है, लेकिन आप रोज नहीं करोगे। डे टू डे में अवॉइड करना। आपके घर में पूजा है, चूंकि आप बिस्तर पे बैठ रहे हो तो नीचे बैठ सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि फुल रेंज आ गई है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें हीरो बनने के लिए स्केटिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए आपको फिट बनाने के लिए हिप रिप्लेसमेंट किया गया है। मूवमेंट बताए गए हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ बिस्तर पे बैठे तो पालथी लगा के बैठे, उससे मूवमेंट पूरे आएंगे। लेकिन मैं वही कहता हूँ आप जमीन पे नहीं बैठे, क्योंकि जब आप बिस्तर बैठते हैं और पैर को नीचे लटकाते हैं तो आपको कोई वेट नहीं होता, आपको खाली पैर को नीचे लटकाना पड़ता है। तो नहाते समय जैसे लोग नीचे बैठकर, आज भी इंडिया में कल्चर है, मैं अपने सारे मरीजों को मना करता हूँ जिनका भी हिप या नी रिप्लेसमेंट हुआ है कि आप नहाएं तो एक घुटने तक की हाइट के स्टूल पे बैठ के नहाएं। हाँ, बट आपके घर में पूजा है, साल में रोज तो आप सुनते नहीं, सुनते भी नहीं सुनते, ये भी डाउट है। बट जो भी है, पूजा है, आपके घर में फंक्शन है, आपको कन्यादान करना बिटिया का, तो आप उस समय वंस इन अ वाइल आप बैठ सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटी में नहीं बैठे। ये सब चीजें लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा लाइफ नॉर्मल रहती है, नॉर्मल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, जरूरत पड़े तो दौड़ सकते हैं। लंबे टाइम तक खड़े होना हो तो अनलिमिटेड खड़े, आप भूल जाइए, आपको कोई भी चीज रियलाइज नहीं होगी।
और बेस्ट रिकवरी वही होती है कि पेशेंट भूल गया। कुछ पेशेंट आते हैं, सर मैं भूल गया था और मैंने ये कर लिया। अच्छी बात है। ये मुझे अच्छे की फीलिंग देता है, पर वहीं वार्न करता है कि दोबारा मत करो। ओके। अगर पेशेंट भूल गया कि उसकी सर्जरी हुई है, आई एम अ बेस्ट सर्जन। यानी मोटे तौर पर जो स्क्वाटिंग पोजीशन है आपको उससे बचना है, उसको बचना, जमीन पर बचना है। ओके। हिप रिप्लेसमेंट हो ही गया एक बार किसी का, तो उसके बाद एज पर भी निर्भर करेगा कि उसको दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। नॉर्मली जो पुराने हिप रिप्लेसमेंट होते थे, मैं सबसे प्रिमिटिव सीमेंटेड बता रहा हूँ, उनकी भी लाइफ 25 साल तक रिकॉर्डेड है, अगर वो ढंग से किया गया है, अच्छे तरह से किया गया है। अब जो अनसीमेंटेड आ रहे हैं उनकी लाइफ रिकॉर्डेड है 30 साल, 35 साल, 40 साल। अब जो अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट मैंने एम्स में किए थे आज से 20 साल पहले, वो अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। मैं 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वो चल रहे हैं। इट मीन्स कि ये जो डाउट है कि कितने दिन चलेगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तभी आपकी सर्जरी अच्छी होगी। क्लियर है? और अगर सर्जरी अच्छी हुई है तो आप अपने हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ को, मान लीजिए कि आपकी एक बार की गई और आपकी उम्र 50 साल, 40 साल भी है, तो 40 साल तक चलेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आमतौर पर। अब एक तो हुआ कि इंजरी हो गई, उसमें तो एक्सीडेंट हुआ, उस पर डिपेंड करता है कहाँ किस तरह का डैमेज हुआ है। दूसरा है एज रिलेटेड, कूल्हे के जोड़ खराब हो गए किसी के, तो दोनों के रिजल्ट ऑब्वियसली अलग अलग होंगे। नॉर्मली हाँ, ये बहुत बारीक सा सवाल है। आप सबके लिए बता दें, हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ लगभग एक जैसी होती है, बट ट्रूली स्पीकिंग जो फ्रैक्चर के बाद हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है और जो आर्थराइटिस के बाद हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, एज रिलेटेड आर्थराइटिस के बाद हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसमें एज रिलेटेड आर्थराइटिस की हिप की लाइफ ज़्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू फ्रैक्चर वाले से। क्योंकि फ्रैक्चर में सिर्फ हड्डी नहीं टूटी है, हड्डी टूटने के साथ साथ टिश्यू डैमेज हुआ है, बहुत सारी चीजें और डैमेज हुई है। इतने डीप का हिप फ्रैक्चर हुआ है तो सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी हुआ है, ब्लड सप्लाई में भी डैमेज हुआ है, इसलिए उसकी लाइफ रिलेटिवली कम होती। पर आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके लिए दोनों सिचुएशन में किए गए हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ आप ये मानिए बराबर है और अच्छी है, दोनों के रिजल्ट बेहतर है। उम्र के साथ कूल्हे के जोड़ खराब हुए, हिप रिप्लेसमेंट हो गया मरीज का, चलने फिरने में उसको देख के पता लगेगा क्या कि इसका रिप्लेसमेंट हुआ है? नहीं पता लगेगा, नॉर्मल चाल रहती है, गेट से अच्छा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल, दौड़ेगा, भागेगा, वॉक करेगा, जॉग करेगा, सब कर सकता है। मैं 2 चीजें अवॉइड करता हूँ अपने मरीजों को, स्पेशली कि कूदना नहीं। अब घर में आग लग जाए तो बेचारा कूद ही जाएगा, बट कूदना नहीं है रोज, जंपिंग वाली कोई एक्टिविटी नहीं अवॉइड करनी। जरूरत है तो कूदिए, फिट हैं आप उसको करने के लिए, पर रोज नहीं करें। दिस इज 1। 2 जो मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, रनिंग। अच्छा, मतलब रनिंग मैं जानबूझ के अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आजकल मिट्टी पे कोई दौड़ता नहीं, घास के मैदान पे कोई दौड़ता नहीं, कंक्रीट पे दौड़ते हैं। उससे थस्ट जो होता है, वो थस्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज को ज्यादा डैमेज करता है। इस वजह से हम उसमें रनिंग और कूदना 2 चीजें अवॉइड करते हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं एक्सेप्ट सिटिंग ऑन फ्लोर। ओके, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, और देखने में भी उसको देख के कोई पता नहीं चलेगा गेट के बारे में कोई, लेकिन हाँ आपको मालूम होना चाहिए कि हिप के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। अगर कभी कभी हिप रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो दोनों पैरों की लेंथ में 1-1.5 सेंटीमीटर का फर्क हो सकता है, क्योंकि हम तो जो फिट बैठता है हम वो करते हैं, पर उससे थोड़ा बहुत लेग लेंथ में प्रॉब्लम आ सकती है। लेस देन 1% केसेस में नर्व इंजरी हो सकती है। कभी कभी सर्जरी के बाद डिस्लोकेशन भी हो सकता है। भगवान की दुआ से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे से भी अच्छा करने वाले लोग हैं, पर डिस्लोकेशन की चांस मेरे केस में ऑलमोस्ट निल है। आप सोचिए कि 2004 से लेके आज तक मेरे कुल डिस्लोकेशन
करीब 22 साल में 22 भी नहीं, लेस देन 3 जो मुझे याद है, 3 के आसपास। और उसमें डिसलोकेशन का रीजन कुछ और था, वो गिरे थे, फॉल किए थे, नेचुरल डिसलोकेशन नहीं होता है। यानी अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के बाद थोड़ा ख्याल रखें तो आप उनको लंबे समय तक चला सकते हैं। अब एक सवाल जो मुझे पहले पूछना चाहिए था, मैं अब पूछ रही हूँ। एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, यानी कि जोड़ खराब हो रहे हैं धीरे धीरे, किसी भी महिला को या पुरुष को, ये कैसे पता चलेगा कि अब मेरे ये कूल्हे खराब हो रहे हैं? उसकी क्या कुछ ऐसे लक्षण आएंगे? आपकी ओपीडी में तो मैंने देखा आप देख के पहचान जाते हैं कि ये ऐसे चल के आ रहे हैं, तो लेकिन घर में डे टू डे में लोग कैसे पहचाने? लोग ऐसे पहचाने कि हाँ, आप नॉर्मली अपने सोफे पे, चेयर पे बैठ करके जूता पहनते हैं, और जूता पहनने के लिए आप अपने पैर को ऐसे उठाते हैं और फीता बांधते हैं। अगर आपको इसमें डिस्कम्फर्ट आने लगा, मैं उठा करके बिना बेंड किए फीता बांध रहा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। अगर मुझे झुकना पड़े तो दिस इज फर्स्ट टाइम। ओह, अच्छा, मतलब यहाँ से ये पैर ऊपर नहीं उठ रहा है, ऊपर होने में रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा, मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ ऐसे बैठो। अगर वो ऐसे बैठ गया तो उसका हिप ठीक है। अगर वो ऐसे बैठ नहीं पाया, उसका हाथ पैर यहाँ पे आया या मुड़ नहीं पा रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि इसके हिप में प्रॉब्लम। यानी आप घुटने को मुड़ के ऊपर अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर तो कुछ प्रॉब्लम हिप के अराउंड है। ओके, ये 2 लक्षण है जो लोग घर पे भी चेक कर सकते हैं कि जोड़ कितने खराब हो रहे हैं। वैसे तो हम उम्मीद करेंगे कि लोगों को ज़रूरत ना पड़े, वो अपने कूल्हों को बचा के रखें, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम मेडिकल एडवांसमेंट्स के बावजूद अभी भी हिप रिप्लेसमेंट, हिप से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं जो चुनौती बनी हुई हैं। चलते चलते कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने कहा जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सिरेमिक है, मेटल है, बहुत महंगा होता है क्या हिप रिप्लेसमेंट? नॉर्मली एक अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अगर आप 5 स्टार कमरा नहीं लेना चाहते हैं, मैं इकोनॉमिक जो नॉर्मल पब्लिक है उसके लिए बता दूं, जो हिप रिप्लेसमेंट हम करते हैं, जो हिप रिप्लेसमेंट का ये जो आपको कॉस्ट दिखा रहा हूँ, ये हिप रिप्लेसमेंट का अपना ही टोटल प्राइस करीब 1.5 से 2.25 लाख के आसपास का है। खाली इम्प्लांट का कॉस्ट मैंने बताया। अब इसके ऊपर हॉस्पिटल की क्वालिटी, सर्जन की फी, मेडिसिन, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 2.25 लाख का सामान ही है तो 1.5-2 लाख रुपए तो खर्च होगा ही। ये आप टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात में कर, दोनों जोड़ बदले गए, कप भी और बॉल भी, दोनों तरफ बदले जाते हैं? ना, दोनों तरफ बदले जाते हैं। हाँ, ये एक तरफ का कॉस्ट है, पर बदले दोनों ही तरफ जाते हैं। नहीं, अगर एक तरफ प्रॉब्लम है दूसरा क्यों बदले? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, और कि आर्थराइटिस भी है और एक तरफ का जोड़ खराब हुआ है। और क्या, दर्द एक तरफ है। अरे आपकी साइकिल में 2 पहिए हैं, एक पंचर हुआ तो दूसरा थोड़ी बदलोगे, जो पंचर है उसको रिपेयर करो। तो ये एक तरफ का कॉस्ट है 2 लाख रुपए, जो इम्प्लांट का कॉस्ट है। हाँ, 2.25 लाख रुपए इम्प्लांट का कॉस्ट है, प्लस उसके ऊपर आप मान के चलिए कि लगभग 2.25 लाख रुपए या 2 लाख रुपए ही हॉस्पिटल का चार्ज होता है। आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं, जैसे कि आप चाय कहाँ पी रहे हैं, आप ठेले पे चाय पी रहे हैं, आप एवरेस्ट में पी रहे हैं या ताज में पी रहे हैं, तो आप किस हॉस्पिटल को चूज करते हैं। 2.25 लाख के ऊपर वो हॉस्पिटल का कॉस्ट है, डॉक्टर का कॉस्ट है। इम्प्लांट का कॉस्ट लगभग 2.25 लाख रुपए है। तो अपनी हड्डियों की मजबूती और ख़ासतौर पर कूल्हों की मजबूती की आप ध्यान रखें। और अगर आपको कभी भी कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है जो ये बता सकता है कि कहीं ना कहीं आपके कूल्हे के जोड़ खराब हो रहे हैं, तो घर पे बैठ के सिकाई कर करके टाइम वेस्ट करने से बेहतर है एक बार ज़रूर दिखा लें, ताकि अगर कोई समस्या है और वो गंभीर है तो वो समय रहते पकड़ी जा सके और समय रहते उसका जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो किया जा सके। ऑफ ऑल रिप्लेसमेंट सबसे कम यही होते होंगे? नहीं, ये बहुत होते हैं। ये बहुत होते हैं, 15% है। 15% हिप रिप्लेसमेंट होते हैं। उसके बाद शोल्डर है, उसके बाद एल्बो है। तो इसका मतलब मरीज की जिंदगी पहले से बेहतर होती होगी, तभी हो रहे हैं, मतलब इंजरी को लेके बैठना सबसे दुखदाई है कूल्हे के केस में जी। तो लेकर ना बैठे, समय रहते डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच।